मंडी नगर निगम का चुनाव सबकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं तथा दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता रात दिन मेहनत भी कर रहे हैं। हिमाचल नाउ के साथ विशेष वार्ता में प्रदेश सचिव राजीव किमटा का कहना है कि बेशक बीजेपी के पास इस समय धन बल है, परंतु कांग्रेस के पास इस समय जनबल है, जो कि बहुत ही जरूरी है। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए जनता का साथ होना बहुत जरूरी है, जो इस समय कांग्रेस के साथ है तथा इसके लिए कांग्रेस को किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं सदर प्रभारी अनिल सेन का कहना है कि हम संगठन के लिए काम कर रहे हैं तथा मौजूदा समय में हमारा सबसे ज्यादा ध्यान संगठन को संगठित करना है तथा प्रत्येक कार्यकर्ता को इस पार्टी के लिए जोड़ना तथा मेहनत के बल पर आगे बढ़ना, यही हमारा ध्येय है। इसी के कारण हम आने वाले विधानसभा चुनाव को भी जीत पाएंगे। सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि आपने नगर निगम को लेकर क्या रणनीति बनाई है, क्योंकि जिस तरह से देखने में आ रहा है, जैसे कि कांग्रेस के हमेशा आला कमान जितने भी नेता सभी यही बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अपना धन बल और सरकारी मशीनरी का प्रयोग कर रही है, तो आपके पास इसकी क्या रणनीति या क्या काट है जो आप आने वाले समय में? देखिए, भाजपा के पास धन बल है, लेकिन कांग्रेस का जन बल है। हमारे पास जनता का बल है और जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच से हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो जो भाजपा का जो धन बल का जो जवाब है वो कांग्रेस जनता जन बल से देगी। अभी तक आपके पास कितने आवेदन आ चुके हैं नगर निगम चुनाव? देखिए, हमारे पास जो आवेदन है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो अबव 50+ है और उसके साथ साथ उसमें छंटनी भी शुरू हो गई है। हमने कुछ पैनल्स भी बनाए हैं और इसकी जो हमारी जो लास्ट मीटिंग है वो 20 मार्च को होगी, जिसमें हमारे जो 4 ऑब्जर्वर है, श्री GS बाली जी, विक्रमादित्य जी, सुंदर सिंह ठाकुर जी और सुल्तानपुरी जी, वो उस दिन 20 तारीख को आएंगे और उसके बाद वो जो है PCC में जाएगी और 21 को जो हमारी जो जितनी भी चारों कमेटीज़ है, कॉरपोरेशंस है, उसकी जो कैंडिडेट्स की लिस्ट वो तय होगी। जैसे कि अब आपने 15 हमारे वार्ड बनते हैं, इसके नगर निगम के 15 वार्ड है, उसमें आप महिलाओं को कितना आरक्षण दे रहे हैं? महिला कैंडिडेट? देखिए, महिला ऑलरेडी वहाँ पे जो रोस्टर है उसमें 8% 8 जो हमारी सीट्स है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो वहाँ से सुनिश्चित है महिला ही उतरेगी। तो 50% आपकी रिजर्वेशन आएगी, 15 में से 8 पे महिला आ रही है। अब जैसे कहने की बात अभी बता रहे हैं, जैसे कि मंडी का जो पहला मेयर होगा वो SC कैटेगरी का होगा, तो आपके SC कैटेगरी या OBC में कितने कैंडिडेट अब आप आने वाले समय में उतार रहे हैं? हमारे पास SC कैटेगरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कांग्रेस का एक जो बल है वो SC हमेशा कांग्रेस के साथ रही है और एक जो हमारे पास काफ़ी तादाद में SC कैंडिडेट्स है, अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जनता के बीच रहे हुए भी है, जनता की एक आवाज़ भी बन चुके हैं और वो उस तरह के हम कैंडिडेट उतारेंगे मेयर पद के लिए भी। और जब पहले तो हम कॉर्पोरेशन, उसके बाद जब मेयर पद की बात आएगी तो मेयर पद के लिए भी है। तो आपको नहीं लगता जब आप बोले कि 50 अबव आपके पास आवेदन आ चुके हैं और आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भी आ भी रहे हैं, उसकी छटनी भी शुरू हो गई है, अगर जिन लोगों को कैंडिडेटों को उम्मीदवारी नहीं मिलेगी या जिनको टिकट नहीं मिलेगा, क्या आपको लगता है कि वो बागी भी हो सकते हैं आने वाले? देखिए, अल्टीमेटली पार्टी का ये रहेगा फैसला कि टिकट इलेक्शन तो एक ही आदमी लड़ सकता है एक वार्ड से। अगर हो सकता 3-4 लोगों ने अप्लाई किया तो सुनिश्चित एक पार्टी ने रणनीति बनाई है कि जिनको टिकट नहीं मिलेगा उनको कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एडजस्ट किया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी और बैठ के जो है एक रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग ही पार्टी की सिपाही है, तो पार्टी हित में ही जाएंगे। आज हमारा एजेंडा है कि हमने आज जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो मंडी में लाना है और अगर हम मंडी में हम कामयाब होते हैं तो हमारी बहुत बड़ी जीत है, कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत है और 2022 के लिए एक आगाज़ है। अगर आपका नगर निगम का मेयर बन जाता है और आप इसमें फुल मेजोरिटी में आ जाते हैं, तो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स क्या हैं नगर निगम? देखिए, उसके लेकर हम जो है विजन डॉक्यूमेंट जो हमारे कॉर्पोरेशन का है वो तैयार हो चुका है और उसको हम जल्दी ही उसको जैसे ही हमारे कैंडिडेट्स डिक्लेयर होंगे और उसको लॉन्च करेंगे। तो उसमें जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स है और सभी वर्ग से हमने बातचीत करके वो विजन डॉक्यूमेंट बनाया है कि क्या क्या चीज़ मंडी के अंदर होनी चाहिए और क्या क्या हम जो लाएंगे, तो वो सारा चीज़ें हैं उस विजन डॉक्यूमेंट में। और जैसे कि हमारे यहाँ के नेता भी है, स्थानीय नेता भी है, ठाकुर कौलसी जी ने कहा था कि जो एरिया म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जुड़े हैं नए एरिया, उसको जैसी ही हमारी सरकार आती है, कॉर्पोरेशन में आती है, उन लोगों को वापस उनके पंचायतों में भेज दिया जाएगा। थैंक यू सर। हम जानना चाहते हैं कि जैसे नगर निगम के चुनाव को लेकर पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर रही है और 1-1.5 साल के बाद विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो आप किस तरह से विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं? आने वाले समय में आपको लगता है कि आपकी कांग्रेस कमबैक करेगी विधानसभा चुनाव में? जहाँ तक विधानसभा के इलेक्शन का सवाल है, ये निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कमबैक करने जा रही है।
लेकिन उससे पहले हमारे को यहाँ पे जैसे मंडी में या और धर्मशाला में और सोलन में और पालमपुर में कॉरपोरेशन की इलेक्शन है, पहले हम वहाँ पे जीत दर्ज करेंगे। उससे हमारे वर्कर्स का मनोबल भी बढ़ेगा और जो संगठन की हमारी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं तब तक हम उसको भी संगठित करेंगे और मजबूत करेंगे, जिससे हम आने वाला विधानसभा चुनाव जो है मजबूती से लड़ें। जैसे आपने संगठन की बात की, ऑलमोस्ट देखने में आता है जैसे बीजेपी का संगठन काफ़ी मजबूत है और उसी के अपोजिट देखा जाए तो कांग्रेस का संगठन जो है वो बिखरता जा रहा है डे बाय डे। तो आपको नहीं लगता कि संगठन की मजबूती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक पार्टी के लिए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल कहा। छोटी मोटी गलतफहमियाँ होती हैं और हैं, तो इसको जल्दी ही हमारे जो आला कमान है उनको पैचअप कर रहे हैं। जिनके साथ कोई नाराज़गी है उनके साथ मिल बैठ के काम कर रहे हैं और ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा और सब एकजुट होके विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ज़्यादातर देखने में आता है कि संगठन और जो आपके कार्यकर्ता जो ग्राउंड रूट पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे देखने में ये आता है कि उनका थोड़ा जिसको बोलते हैं अवॉइड किया जा रहा है उनको, या बहुत सारे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमें पूछा ही नहीं जा रहा है अभी तक। तो इस तरह की भी नाराज़गी देखने में आ रही है छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में। हो सकता है छोटे कार्यकर्ताओं में नाराज़गी हो, लेकिन मैं तो अभी हाल ही में शहरी अध्यक्ष बना हूँ मंडी में, तो जहाँ तक हो सके हम सभी कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं और उनके गिले शिकवे दूर कर रहे हैं और सबको इन्वॉल्व करेंगे। किसी को संगठन में इन्वॉल्व करेंगे, किसी को और कार्य देंगे जिससे कि वो इंटैक्ट रहें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते रहें। जो बागी संगठन हो चुके हैं या जो संगठन से बाहर जा चुके हैं, उनके लिए क्या दरवाजे खुले हैं अभी संगठन के या पार्टी के? बिल्कुल, राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते। जो कोई नाराज़ होकर कोई पार्टी छोड़ गया है या वैसे ही साइलेंट हो गया तो उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं और वैसे भी हम मिल बैठ के उनसे बात करेंगे और उनको वापस लाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। 2 दिवसीय बैंकों की हड़ताल का असर जहां पर देशव्यापी था, वहीं पे इसका असर मंडी में भी दिखाई दिया, क्योंकि मंडी के सभी बैंक इस हड़ताल में मौजूद थे और कहीं ना कहीं उन्होंने इस हड़ताल में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। परंतु इसका सबसे ज़्यादा असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ा जिन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वहीं बैंक कर्मियों का मानना है कि जहां पर सरकार इन बैंकों का उपयोग करती है तथा अपनी योजनाओं को आगे क्रियान्वित करती है, उन्हीं बैंकों को वो निजी हाथों में दे रहे हैं, जो किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है। उनका कहना है कि इस तरह से बैंकों का निजी हाथों में जाना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये सभी बैंक एनपी हो जाएंगे। मैं राजू कुमार भारद्वाज आज यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। हम लोग देशव्यापी 2 दिन के हड़ताल पे हैं, जिसका आज दूसरा दिन है और ये एक बड़े पैमाने पे प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश में। आज हमारे बड़े नेता जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन कर रहे हैं और हर जगह छोटे बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। हड़ताल करने का जो मुख्य मुद्दा है हम लोगों का वो है जो ये सरकार बैंकों को निजीकरण करने जा रही है उसके विरोध में। ये सरकार जो बैंकों का निजीकरण करके और जो उद्योगपतियों के हाथ में डालना चाहती है, इससे पूरे देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और इसी के विरोध में और गरीब जनता को जागरूक करने के लिए हम आज 2 दिन का हड़ताल कर रहे हैं। और आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो निजीकरण की तरफ जो सरकार बढ़ रही है, इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, गरीब जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बैंकों के माध्यम से आज सरकार ने पीछे जब से 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई, तब से आप सब लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत सारे गरीबों के लिए योजना चलाई जो सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंकों के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया गया। प्राइवेट बैंक इसमें थोड़ा भी हिस्सा नहीं लिया, चाहे वो जनधन योजना का खाता खोलना हो, चाहे अटल पेंशन योजना हो, चाहे वो जीवन ज्योति बीमा हो, चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, या आज जो सरकार इधर रिसेंटली एक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत गरीबों को जो छोटे व्यापारी हैं, रोड पे रेहड़ी लगा के अपना बिजनेस चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं, उनका लोन देने की बात हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, सारे योजना सरकारी बैंक के माध्यम से गरीबों तक पहुंचाया जाता है और इसी बैंक को आज सरकार बेचने की बात कर रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से
कि क्या कोई भी प्राइवेट बैंक सरकारी योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसे धरातल पे लाने के लिए काम करती है। शिवरात्रि मेले में देवी देवताओं के साथ आए देवालयों के खाने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाती है तथा इनके लिए प्रशासन ने मंडी स्थित यू ब्लॉक स्कूल के प्रांगण को चुना है, जिसके लिए पिछले 25 वर्षों से नरेश शर्मा इस धाम को बनाते आ रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा समय में बेशक खाना बनाने की व्यवस्था बदल चुकी हो, परंतु पुराने समय में इस तरह की हमें सुविधा उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। पुराने समय में यहाँ के फर्श कच्चे हुआ करते थे, जिसके चलते उनके पांव अक्सर मिट्टी में ही सने हुए होते थे, परंतु प्रशासन द्वारा अब यह व्यवस्था बदल दी गई है तथा बहुत सुविधा के साथ अब धाम का आयोजन किया जाता है। मैं नरेश शर्मा इस शिवरात्रि में मंडी धामों को 25 साल से लगातार बना रहा हूँ, जिसमें 4 और 5 हजार देवड़ू खाना खाते हैं। इसमें प्योर मंडी धाम बनाई जाती है, जिसमें कि हमारा प्याज का कोई उपयोग नहीं होता है। इसमें मीठा बिदाना, सेपू बड़ी, कोहल का खट्टा, कद्दू चौरे का खट्टा, मटर पनीर, राजमा, माह दाल और कढ़ी विशेष बनाई जाती है। और ये सब लोग इकट्ठे होकर एक ही जगह एक पंडाल में पत्तलों में बैठ के खाते हैं। इस बार थोड़ा सा कोरोना करके हमें थोड़ा डिस्टेंस देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है और लोग फिर भी बड़े आराम से खाना खा रहे हैं। मौजूदा समय पुराने समय में से लेके अब तक कितना फर्क आया है? पहले जब हम शुरू से इस काम को करते थे तो हमें किचन में खाना बनाना पड़ता था, न प्रॉपर सोए होती थी, न बैठने का इंतज़ाम होता था। और अब आज की डेट में या बैठने के लिए प्योर पंडाल लगा हुआ जो कि वाटर प्रूफ है और हमारी किचन भी बहुत अच्छी बनी हुई है और बर्तनों का भी पूरा प्रावधान किया हुआ है। लकड़ी भी सूखी जाती है और गैस का भी उपयोग होता है। बीते समय को देखना या अतीत को देखना अपनी आंखों से किसे अच्छा नहीं लगता। इसके चलते मंडी प्रशासन ने रिलाइव द पास्ट गैलरी का एक आयोजन किया है, जो इंदिरा मार्केट की छत पर लगी हुई है। यहाँ पर पुराने समय में उपयोग होने वाली वस्तुओं का आयोजन किया गया है। किस तरह से पुराने समय के लोग रहा करते थे, उनका रहन सहन, उनके खान पान तथा उनकी वेशभूषा किस तरह से थी, इसका आयोजन किया गया है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जाकर अतीत में होने वाली घटनाओं को फिर से जीवंत रूप में देख सकता है। वहीं इस गैलरी में पुराने समय के सिक्के भी रखे हुए हैं, ऐसे समय के सिक्के जो बहुत ही पुरातन समय के हैं, जिससे हमारे व्यापार तथा और भी कई रीति रिवाजों का पता चलता है। मैं पदम ठाकुर हूँ, इलाका बदार द्रंग कॉन्डर्सी से जीपी महनी। जो पुरातन जो सिक्के अभी प्रदर्शनी लगाई हुई है, इसके बारे में आप विशेष क्या जानते हैं? विशेष हमारे घर में कुछ सिक्के उन्हीं से थोड़ा परिचित हूँ। जैसे ये जो ऐसे ढोल की तरह होते हैं, ढोलो ढाबा बोलते हैं इनको हम। तो दूसरे जो कुछ क्या नाम तांबे के सिक्के होते हैं, जो बीच से मतलब उनमें सुराख होता है। तांबे के वो भी हमारे घर में अन्ना तक्का या अन्ना या द्वान्ना बोलते हैं, है ना। तो वो कुछ हमारे बुज़ुर्गों ने रखे हुए हैं अभी, तो हम उनको मतलब अपने बुज़ुर्गों की प्रॉपर्टी को मतलब संभाले हुए रखे हुए हैं। तो बाकी यही कहना चाहते हैं। आने वाली जो विरासत है या जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उनको इस संदेश देना चाहते हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो चीज़ रखी है उनको संभाल के रखो, उसको कभी गंवाना नहीं है, वो कभी ना कभी हमारे काम आएगी, है ना। शौक तो मुझे शुरू से ही है। मैं जब स्कूल में 5वीं 7वीं में पढ़ता था, तब से ही मैं सिक्के इकट्ठे करना शुरू किए थे और अभी तक मैं जारी है ये क्रम। तो अभी तक आपके पास कितने सिक्के आ चुके हैं? मेरे पास 3-4 हज़ार सिक्के हैं और जो मैंने घर में डिस्प्ले कर रखे हैं कुछ तो। और ये अभी पहली बार यहाँ शिवरात्रि मेले में रखने का अवसर मिला है। सबसे पुराना सिक्का जो बहुत सबसे प्राचीन जिसको कहते हैं, वो कौन सा सिक्का है? हाँ, यहाँ पर मेरे पास कुषाण कालीन है, जनजातीय सिक्के हैं, पंचमार्च सिक्के हैं जो कि बहुत पुराने हैं, आज से 2-2.5 हज़ार साल पुराने सिक्के हैं। आने वाले समय में आप नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो सिक्के जो होते हैं, इनसे हमें कई तरह की जानकारियाँ मिलती हैं। ये एक हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे शासक जो थे वो सिक्के जब चलाते थे, तो जहाँ जहाँ से हमें सिक्के प्राप्त होते हैं उससे पता चलता है कि उनका प्रभाव, उनका क्षेत्र जो था यहाँ तक था।
और इन सिक्कों पर लिखी हुई लिपि से पता चलता है कि उस समय कौन सी लिपि प्रचलित थी, कौन सी भाषा वो बोलते थे, कौन सी भाषा का चलन था। और इसके साथ ही साथ जहाँ जहाँ से सिक्के मिलते हैं उससे पता चलता है कि उन शासकों का वहाँ तक व्यापार संबंध था और या उनका लेन देन था या वहाँ आते थे, और ये उनके संबंधों का पता चलता है। सिक्के हैं इनमें एल्युमिनियम, धातु, कॉपर, पीतल के साथ ही साथ सोने और चांदी के भी सिक्के हैं। का 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी।